सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय से होम्योपैथिक विभाग के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आज जो हमारा विषय है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस या डिसऑर्डर, और उससे संबंधित जो त्वचा रोग हैं उस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस या डिसऑर्डर ये है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये ऑटो इम्यून डिजीज न कह के हम इसको डिसऑर्डर बोले तो ज्यादा बेहतर होगा जी। क्योंकि डिजीज का एक ये होता है कि उसकी एक लिमिटेशन होती है और उसमें एक उसका कॉज क्लियर होता है। जैसे कोई पैथोजन होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, किस तरीके की चीजें कुछ क्लियर रहती है और एक लिमिटेड वो सिम्टम्स के साथ आता है तो उनको एक डिजीज बोलते हैं। तो एक डिसऑर्डर होता है जिनका कोई बहुत रीजन नहीं क्लियर होता और एक बहुत कई अंग में उसके जो है इफेक्ट आते हैं और वो लंबे मतलब सिम्टम्स के ग्रुप के साथ आते हैं तो उनको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम इसको बेहतर वर्ड होगा कि हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोले तो बेहतर रहेगा जी। इसको हिंदी में स्वप्रतिरक्षी रोग भी बोलते हैं। होता क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरे बात करने में मेरे मुंह में, मेरे नाक में, मेरे आंख में करोड़ों बैक्टीरिया, एक दो नहीं करोड़ों बैक्टीरिया जा रहे हैं, वायरसेस जा रहे हैं, लेकिन हम पल प्रतिपल क्या हम बीमार होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें ऑटो इम्यून में होता क्या है कि जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो हमारी टी सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, इस तरीके के जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अगर कोई नॉर्मल समय में क्या होता है कि अगर हमारे में कोई पैथोजन किसी तरीके का बैक्टीरिया, वायरस, कोई केमिकल किसी भी तरीके का हमारे बॉडी में जाता है तो तुरंत उसके लिए एक्टिव होके वो अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के उसको पर्टिकुलर लोकलाइज करके उसको वहां किल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उनका नॉर्मल एक फंक्शन है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि ये जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है या जो हमारा इम्यून सिस्टम वो इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि वो हर समय लड़ाई के मोड में ही बना रहता है। उसको यही नहीं समझ में आता कि ये बाहर ही हमारे पास इन्वेडर कोई आया हुआ है कि हमारा कोई अपना ही अंग है, हमारा ही अपना पार्ट है, हमारा ही भाई बंधु है। ये वो क्लियर ही नहीं कर पाता तो अपनी ही बॉडी के वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, वो ये मान के कि ये हमारा आउटसाइडर पार्ट है। अब वो जिस जगह पे, जिस अंग पे, जिस पार्ट पे वो वहां की कोशिकाओं को जहां की डिस्ट्रॉय करेगा, वहां की कोशिकाएं जो भी काम करती हैं वो अपने उनका फंक्शन में डिस्टर्ब होगा। उस डिस्टर्ब होने की वजह से वो बीमारी का जो उससे पैकेजेज करके वो आएंगे। अब ऑटो इम्यून डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें 100 के लगभग बीमारियां ऐसी आती है जो इसकी वजह से होती है। अच्छा। एक दो नहीं है, 100 है। जैसे होगा क्या, अगर ये स्किन पे ऑटो इम्यून आपका सिस्टम जो है डिस्टर्ब होकर ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर रहा है तो वो हो सकता है ल्यूकोड्रमा हो जाए, वो हो सकता है सोरियासिस हो जाए, वो हो सकता है एसएलई हो जाए। एसएलई और भी जगह काम करता है। अगर ये जॉइंट्स पे जाके लगा तो ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है, इस तरह की चीज हो सकता है। अगर ये जाके इसका जो है पैंक्रियास पे अटैक किया तो पैंक्रियास के जो सेल्स जो बनाते हैं आपका वो इंसुलिन बनाते हैं। तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज आप लोगों ने सुना होगा, जनरली जो हम लोग डायबिटीज देखते हैं मार्केट में लोगों को जनरली कॉमन है 35-40 के बाद जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और इस सब की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो वो तो आपका कुछ मैनेजमेंट करते हैं और कुछ दवाइयां करते हैं, ठीक हो जाता है। एक होता है बच्चों में या शुरुआत के एडल्ट में भी जो है डायबिटीज होता है जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है और वहां की यही जो ऑटो इम्यून सिस्टम है जब डिस्टर्ब हो जाने के वो जाके जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिका है उनको ही वो खा लेता है, उनको क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो जीवन भर उसको इस तरीके से इंसुलिन लेना पड़ जाता है। या वो जाके सीधे सीधे जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड पे जाकर अटैक कर तो ग्रेव्स डिजीज या हाशिमोटो डिजीज होती है। अलग अलग ऐसी बीमारियां जो जहां पे उसका अटैक होगा उस अटैक की वजह से उस प्रॉब्लम्स आती है। अलग अलग 100 बीमारियों के लगभग वो बंचेज है जिसमें स्किन में मैंने बताया सोरियासिस ज्यादा है, स्क्लेरोसिस है, आपका एसएलई है, ठीक है, सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटिस, इस तरह की बीमारी है। विटलिगो है जो एक सफेद दाग बड़ा कॉमन है, लोग आम भाषा में समझते हैं, वो है। ये बड़ा कॉमन हमारे इसमें। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि ये अपने आप में बेहद बृहद है, कई बीमारियां समेटे हुए हैं। और आज हम विशेषकर त्वचा रोगों से संबंधित बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे। इस पे और चर्चा जारी रखेंगे सर। कॉलर्स भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये पहली कॉल हम लेते हैं। बिल्कुल। हेलो, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
जी, हम सुभाकांत शर्मा बोल रहे हैं, गांव मिर्जापुर, जिला गांव नदौली से। जी, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब, हमारे चेहरे पे बहुत सारे दाने हो गए, जिससे हम अपने इसी क्या कौन सी इलाज करें कि ठीक हो जाएगा? कितनी उम्र है आपकी? जी हमारी उम्र अभी 14-15 साल की है। 14-15 साल की। देखिए, इस तरीके की उम्र में जो यंग एज में एडोलेसेंस में जो है आपके चांसेस ज्यादा कील मुहासे के होते हैं। जी, जैसे दाना भी है पूरे शरीर में, बहुत खुजली भी होता है, हाँ। चेहरे पे भी होता है, बहुत परेशानी करता है। पीठ पे भी है दाने? जी जी। हाँ, तो देखिए ये ज्यादा चांसेस है जो आपको एक्ने बोलते हैं, कील मुहासे बोलते हैं, वो हो रहे हैं। ये 14-15 साल की उम्र है। एडोलेसेंस में ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि अभी हार्मोन की इस तरीके की स्थितियां रहती हैं, उसकी वजह से कुछ निकलते हैं। आप जो है इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो पानी खूब पीजिए, चेहरे को बार बार जो है किसी लिक्विड सोप या साबुन या कोई इस तरीके की चीज से आप उसको साफ कर लिया करिए। चेहरे पे ऑयली कोई बहुत ज्यादा चीज न लगाए, और बालों में भी बहुत ज्यादा तेल वगैरह न लगाए, नहीं तो फिर वहां पे धीरे धीरे वो जाके सीबम जमने लगता है, तो इन्फेक्शन हो जाने से आपके वो फोड़े फुंसी से निकलने लगते हैं। पहले ये तो आप ध्यान रखिए, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो किसी पास के होम्योपैथिक चिकित्सक जो है, अगर सरकारी वाले में जाके वहां पे आप जाइए, वो होम्योपैथिक दवाइयां इसके लिए बहुत अच्छी काम करती है। बिल्कुल आप ठीक भी हो जाएंगे। थोड़ा समय देना पड़ता है, और थोड़ा घी तेल मसाले वाली चीजें भी अपने खाने में कम खाइएगा। तो ये सब चीजों को मिला करेंगे तो एकदम से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा इसमें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम, किससे बात हो रही है हमारी? भोलानाथ पटेल, ग्राम पोस्ट बरहपुर, पट्टी प्रतापगढ़। जी भोलानाथ जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। हमारा प्रश्न यह है कि हमारे पीठ में जो है लाल लाल लीले निकल रहे हैं, 12-14 हो गए हैं। अच्छा भोलानाथ जी, ये कितनी उम्र है आपकी? 54 साल 4 माह। 54 साल। देखिए होता क्या है ना भोलानाथ जी, 54 साल की आप उम्र है, 50 के प्लस में। आप वेट कितना है आपका? ज्यादा वेट है? थोड़ा मोटे हैं ज्यादा? नहीं। अच्छा ठीक है। देखिए 50 की उम्र या के बाद जनरली जो है इस तरीके की स्किन में कुछ वार टाइप की चीजें निकलती हैं, छोटे छोटे मस्से से निकलते हैं, और कभी कभी वो लाल लाल अक्सर होते हैं। तो उसमें कोई बहुत परेशान होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए आप अपने थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखिए, थोड़ा खान पान पे अपने ध्यान रखिए, थोड़ा न्यूट्रिशियस वगैरह लीजिए, और थोड़ा एक्सरसाइज करिए। क्या होता है कि स्टैग्नेशन की वजह से इस तरीके की चीजें हो जाती है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको लगता है उससे थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, ज्यादा निकल रहा है, तो आप उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसमें लीजिए, बिल्कुल कवर हो जाता है। थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आपके पास में जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक के जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, वहां पे जाके आप उनको दिखाएं। थोड़ा उसमें होम्योपैथिक दवाइयां वो कंडीशन के हिसाब से देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा समय लेने वाली चीज है, कोई घबराने की बात नहीं है। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो। हेलो मैम, प्रणाम। बनारस से मंजू बोल रहे हैं। बनारस से मंजू बोल रही हैं, क्या प्रश्न है आपका मंजू जी? यही प्रश्न है कि जो चेहरे पे दाग धब्बा होता है, जी किस कारण होता है? मंजू जी, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। ये बताइए आपकी उम्र प्रणाम, कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। 32 साल। किस तरीके के दाग धब्बे हैं? वही काला काला गाल पे छाई टाइप है, और नाक के नीचे है। देखिए ये क्लोएज्मा बोलते हैं इसको, ठीक है, छाई आम भाषा में बोलते हैं। ये लेडीज में बड़ी कॉमन है। इसमें आपको कुछ मैनेजमेंट भी करनी पड़ेंगी, और कुछ दवाइयां भी आपको करनी पड़ेंगी। एक तो आप ये है कि धूप में निकलने समय आप उसके लिए वो आता है सनस्क्रीन लोशन आता है। उसमें सनस्क्रीन लोशन की एसपीएफ होती है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, एसपीएफ लिखा रहता है। उस पर देखेंगे 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखा रहता है। तो एटलीस्ट 25 से 30 तक का कोई एसपीएफ का वो आपका सनस्क्रीन लोशन हो। वो आप जब भी धूप में निकले उसको लगा के निकलिए, पहली बात, जिससे उसके ऊपर धूप का यूवी रेज जो पड़ेंगी तो उसको और काला कर देती है, तो वो आपको पहले बचाए। दूसरी चीज क्या होता है कि लेडीज के साथ क्या होता है, अगर उनकी पीरियड्स में प्रॉब्लम है, अगर उनके बच्चे जब हुए हैं उसके बाद से जो कुछ प्रेगनेंसी के बाद से भी इस तरीके क्लोज में आ जाता है, तो आप अपने रेगुलेशन इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपका पीरियड सही होना चाहिए, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल सही होनी चाहिए। इन चीजों पे विशेष ध्यान रखिए, और चेहरे को बार बार धुले, और साथ में ये जो है बताया जो सनस्क्रीन लोशन ये जरूर लगाएं। और साथ में इसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयां इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये मैनेजमेंट करिए, और पास में जो होम्योपैथिक चिकित्सक आपका गवर्नमेंट को या डिग्री होल्डर डॉक्टर हो कम से कम होम्योपैथी का, उसको जाके मिलिए। वो कुछ महीने इसका इलाज करेंगे और ये मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक प्रश्न है सर। जी बताइए मंजू जी। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल के, 15 साल के, दोनों चेहरे पे जो है पिंपल हो गया है, उसमें कड़ा कड़ा धुआं निकलता है। देखिए पिंपल बच्चों में बड़ी कॉमन बात है, इसलिए थोड़ा सा आप उसके लिए परेशान न होइए। एक तो उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, थोड़ा उनको घी तेल मसाले वाली चीजें कम खिलाइए, ठीक है, थोड़ा ऑयली चीजें कम दीजिए। चेहरे को बार बार धुला करे, चेहरा को भी ऑयली हो जाने से ज्यादा लोगों में होता है, तो चेहरे को बार बार धुले। बालों में बहुत तेल मत लगाइएगा। क्या होता है, बालों में बहुत ज्यादा तेल लग जाने से जो स्किन जो चेहरे की होती है
वहां भी बहुत ज्यादा ऑयल पहुंच जाता है, उसमें से सीबम निकलता रहता है ऑयल की तरह डिस्चार्ज, वो भी और ज्यादा होने लगता है। तो इसलिए बालों में भी कोई तेल ना लगाएं, और साथ में जो है होम्योपैथिक दवाइयां, उसमें पास में होम्योपैथिक चिकित्सक को आप मिल लीजिए और उससे सलाह पे दवाइयां खाइए, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। थोड़ा समय देना पड़ता है इसमें। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो हेलो। जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते, कार्यक्रम में आरोग्य, कौन बोल रहे हैं? मैं आरती पांडे बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, बताइए। जी, हमारे ये जो जाड़े के दिन में ये घुटना के जो नीचे होता है उसमें खुजली होने लगती है अक्सर, और इसमें इसके बियार लगाने थोड़ा रिलीफ मिलती है, फिर शाम को होने लगती है। ठीक, तो इसका क्या कारण है, क्या निदान? देखिए एक्चुअली है क्या ना कि जो सर्दियां होती है इसमें जो आपका मॉइस्चर होता है वो एयर में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से देखेंगे आप सर्दियों में हमारी स्किन फटने लगती है, ओठ फटने लगते हैं, और रूखी रूखी एकदम त्वचा, हाथ लगा के देखिए एकदम रूखा रूखा तक नाखून लगेगा तो नाखून का निशान सफेद सफेद दिखने लगता है। तो ये जो इसके लिए जरूरी है कि स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए। आपके यहाँ सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल तेल है, या कोई मॉइस्चराइजर जो कंपनीज के आते हैं, कोई भी आप इस तरीके का वैसलीन वगैरह टाइप की चीज, वो आप पूरी बॉडी में कम से कम 2 से 3 बार लगाइए। एक बार तो नहाने के बाद लगाइए, उसके अलावा 2 बार 3 बार लगाइए, जिससे वो स्किन लुब्रिकेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। इससे क्या नहाने के पहले नहीं लगाता है? नहाने के पहले भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहाने के बाद भी लगाना है तो ठीक है। एक तो ये जरूरी है कि बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे हम कई कपड़े पहनते हैं, इनर पहन लिया, फिर स्वेटर पहन लिया, शर्ट पहन लिया, उसकी वजह से भी और ड्राइनेस आ जाती है, और अंदर कोई उसके अंदर हवा सी नहीं, जैसे हमने कपड़े खोलते हैं तो एकदम खुजली मचनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसको लुब्रिकेट करके रखेंगे तो इस तरीके की चीज नहीं आएगी, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही कम हो जाएगी। दूसरी, इसके बियाल जो बोल रहे हैं कि आप इस तरीके यूज करना पड़ता है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपको जो कपड़े हैं उन कपड़ों में कहीं न कहीं आपका जो स्कैबीज का माइट्स है, उसका जो कीड़ा है वो रह जाता है। उसके लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो कपड़े हैं उन धुल के उनको धूप में सुखाइए, जो बिस्तर है, चद्दर है, उन सबको धुल के धूप में सुखाइए, और कोशिश करिए उसको गर्म पानी में धुल के तब में धूप में सुखाइएगा। इससे ये जो स्कैबीज के माइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नहीं तो ये खुजली वाली बीमारी है लोगों को भी फैलेगी। पहला मॉइस्चराइजर का ध्यान रखिए, दूसरा आप उसको जो है साफ सफाई का ध्यान रखिए। ये 2 चीजें करेंगे तो आपकी ऐसी चीजें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसे स्किन की खत्म हो जाती है। और एड़ी जो फटती है इसमें बहुत, पैर के जो एड़ी देखिए, वही जो मैंने बताया स्किन फटने का, वो बताया ना, इस तरीके की चीज ही है इसमें आप 2 चीजें मॉइस्चराइज तो करके रखेंगे, आप इसको दिन भर में 2 से 3 बार इसको वहां पे लगा दिया करिए। मोजा पहन के रखा करिए, और रात में कोशिश ये किया करिए कि जब सोने लगे, सोने से पहले एक छोटे से टब में या बाल्टी में थोड़े सा गुनगुना पानी, और उसमें कोई माइल्ड सा सोप डाल दीजिए या लिक्विड सोप डाल दीजिए, और उसको हल्का सा या शैम्पू थोड़ा डाल के उसमें झाग लगाइए, और उसमें पैर डाल के उसको हल्का सा स्क्रबर, लाइट का, कोई बहुत ज्यादा पत्थर नहीं, हल्का सा स्क्रबर से उसको साफ करके और सूती कपड़े से पोंछ लीजिए, जिससे वो पूरा उसमें पानी न रहे। पोंछने के बाद होम्योपैथिक एक पेट्रोलियम ऑइंटमेंट आता है, उसको आप लगा दें। इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सर्दियों की एक एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसको मैनेज ही ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जल्दी ऐसे जा नहीं पाता, तो मैनेज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको और सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी दवाइयां आती हैं, उसके लिए आप होम्योपैथिक चिकित्सक को पास में मिलके डिग्री होल्डर, मैं बार बार बोलूंगा डिग्री होल्डर, और उसके परामर्श के हिसाब से दवाइयां लीजिए, और जो मैंने मैनेजमेंट बताया वो करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर, जैसा आपने बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अपने आप में कई रोग समेटे हुए हैं, और त्वचा से संबंधित जो रोग हैं, सोराइसिस हो गया, और 2-3 रोगों के और आपने नाम लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सोराइसिस है किस तरह पहचाने कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज आता है, ऑटो इम्यून डिजीज के 2 तरीके के सिम्टम होते हैं। मैं अभी सोराइसिस पे भी नहीं जा रहा हूँ, पहले आपको ऑटो इम्यून पे ही मैं चलूं। मैं 2 चीजें होती, एक सिम्टम्स उसके होते हैं जो कॉमन टाइप के सिम्टम्स होते हैं, ऑटो इम्यून में सब में आते हैं, और एक होते उसके जो है पर्टिकुलर जिस जगह का वो ऑटोइम्यून डिजीज है उससे संबंधित आते हैं जी। तो जो कॉमन टाइप के आते हैं वो लेथार्जीनेस, बॉडी एक, बहुत सुस्ती से होना, कभी ज्वाइंट्स पे पेन होना, बहुत ज्यादा एक रैसेज आना, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं ये आपके ये हर ऑटोइम्यून डिजीज की कॉमन से सिम्टम होते हैं, वो कहीं का भी जी, जी। दूसरी जो है आता है कि पर्टिकुलर किस जगह पे उसने अटैक किया है। तो जैसे अब आती है बात सोरियासिस की, तो सोरियासिस क्योंकि स्किन पे अटैक किया है, स्किन के उसमें जो है सेल्स को जाके वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज जो क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से अब सोरियासिस होता है। इसमें होता क्या है, जो कॉमन आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, जो सोरियासिस के जो स्केल्स आते, जो उसके जो इरप्शंस आते हैं, वो जो इसके इरप्शंस होते हैं वो जनरली आपके दोनों नीज पे और दोनों एल्बोज पे, इनके कॉमन यहाँ पे होते हैं। जो इनके इरप्शंस होते हैं वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, वहां की स्किन चौड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, और उसके ऊपर मछली के छिलके
हम इसको आम भाषा में बोले तो मछली के छिलके की तरह स्केल्स छूटते रहते हैं। अच्छा। तो वो स्केल्स छूटते रहते हैं और उसमें ईचिंग होगी, थोड़ा सा खुजली होगी, जलन होगी, कोई पेन ऐसा सच नहीं होता। और ये जो सोरियासिस होता है ये जनरली आपका फीमेल्स में बड़ा कॉमन है, मेल्स में थोड़े कम होता है। इसका एक चीज और है कि ये सर्दियों में इस तरीके से इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉन भी होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो स्केल आपका ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से भी और बढ़ जाता है। तो इसलिए सर्दियों में ज्यादा प्रॉन होता है, गर्मियों में उतना नहीं रहता। और इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम होती है और पूरी बॉडी में भी हो सकता है, पर्टिकुलर पार्ट पे भी हो सकता है, जैसे अंगूठों पे भी जाके हो सकता है, ज्वाइंट्स में भी जाके हो सकता है, जिसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। अंगूठों में होगा तो सोरियाटिक इस तरीके की जो है अंगुअम बोलते हैं उसको। अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है, लेकिन जो उसमें हो सकता है कुछ में पस्चूल्स भी हो, जिसमें पस वाले भी दाने निकलते हैं। लेकिन जो 90% केस में, मैं पब्लिक को इसलिए ज्यादा ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जो 90% सोरियासिस के केसेस आते हैं उसमें उसकी स्किन वहां पे मोटी हो जाएगी, उभर जाएंगी और उस पे स्केल्स उसके छिलके से छूटते रहेंगे। वो स्केल्स भी मछली के छिलके की तरह ही वो चमकते हुए दिखते रहते हैं। तो इसलिए इसको वहां से आपको लोगों को समझ पाना ज्यादा अच्छा रहता है। सर, सोराइसिस की हम बात कर रहे हैं तो क्या होम्योपैथी में इसका पूरी तरह इलाज संभव है? देखिए, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज को थोड़ा सा ट्रीट करना टेढ़ी खीर इसलिए होती है क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिस्टम ही आपका डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, वो आपके अपने ही आपको मार रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। ये थोड़ा सा टफ है इसको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आती बात, ये कॉमन हो गया, अब आती बात होम्योपैथी में। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है उसमें हम लोग कहीं न कहीं इसमें अगर एक सिम्टोमेटिक तरीके से लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि सिम्टम्स के हिसाब से उसमें स्किन में क्या प्रॉब्लम हो रही, खुजली हो रही, दाने आ रहे, इस तरीके से हो रहे, और उसके हिसाब से हम उसमें कुछ लुब्रिकेशन है, कुछ दवाइयां खाने की देते हैं और कुछ मैनेजमेंट बताते हैं, दवाइयां दिलाई जाती है, थोड़ा उसको रिलीफ मिलने लगता है, पेशेंट ठीक ठाक रहता है, चलता रहता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है क्योर वाली कंडीशन, जिसके लिए होम्योपैथी पॉपुलर है कि समूल जड़ से ये इसको नष्ट करेगी, ये खत्म करेगी। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मैं वर्ड को पब्लिक को क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्लासिकल वे में पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करते हैं। इसमें उसका माइंड से लेके उसके बाल से लेके नख तक के सिम्टम्स लेते हैं। खासकर माइंड के सिम्टम बहुत ही पॉपुलर होते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसा रहना पसंद है, किस तरीके की आप खुले में ज्यादा अच्छा करते हैं, बंद में रहना अच्छा रहते हैं, आपको पानी पीना ज्यादा अच्छा लगता है, कैसा पानी पीना अच्छा लगता है, खाना खाना क्या लगता है, गर्म चाहता है, ठंडा चाहता है, मिठाई आपको पसंद है, नमकीन पसंद है। मतलब ये सिम्टम है कॉमन, ये जो पेशेंट से हमको लेने पड़ते हैं, ये उसके मेंटल लेवल को, फिजिकल के साथ साथ मेंटल लेवल को क्लियर करते हैं। उस मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल के सिम्टम को मिला के जो केस टेकिंग करते हैं और हम उस पर मेंटल लेवल के हिसाब से उसके जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके हिसाब से अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट को हम कुछ महीने लगातार करें तो क्योर संभव है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखते हैं अगले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम। जी नमस्कार मैडम जी, मैं जयके चौहान वार्ड नंबर 4 में नगर से बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि जैसे मेरे पैर में बहुत नीचे, घुटने से निचले बहुत खुजली होती है। कब से हो रही है? ये खाली ठंडी में होती है, फिर सही हो जाता है। खुजलाने पे कुछ निकलता नहीं, न मवाज न पंचा, कुछ नहीं, खाली खुजलाने पे फिर उसके बाद सूख जाता है। सूखा सूखा ही रहता है ना, ड्राई रहता है ना वहाँ पे। जी जी जी। देखिए, इसमें क्या होता है ना, ये अभी मैं और लोगों पे पूछ रहे थे, ये बता रहा हूँ, ये सबके लिए कॉमन है जानना सुनना, क्योंकि ये सर्दियों में जो है वो एयर जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, उसमें रफ होने लगती है। इसको मेन जो है आपका इस तरीके की जो खुजली, ड्राइनेस वाली जो प्रॉब्लम्स आती है, इसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप नहाने के बाद एक कोई भी मॉइस्चराइजर या आप सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल तेल, जैतून तेल, बेस्ट है कि आप नारियल का तेल लगाएं, क्योंकि नारियल के तेल के साथ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो इजिली एब्जॉर्ब कर जाती है स्किन। तो इसलिए बेस्ट है कि आप नारियल का तेल, नहीं तो जो आपके पास अवेलेबल है, एक लुब्रिकेशन दिन भर में 2 से 3 बार कर लीजिए। दूसरी चीज जो है, जो कपड़े हैं उन सबको धुल के जो है धूप में सुखाइए। और क्या होता है ना, एक ही कपड़े का, सर्दियों के कपड़े हम लोग बार बार पहनते रहते हैं, उसकी वजह से भी ड्राइनेस आने लगती है और उसकी वजह से भी उसमें माइट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से भी खुजली होने लगती है। तो ये करिए। बाकी अगर आपको इसमें दिक्कत ज्यादा होती है करने के साथ साथ, तो आप होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं, बस जो बता रहे वही दिक्कत बस है, ये लाने पे सूखा सूखा रहता है। मैनेजमेंट करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर आप, ठीक है ना, इतने से ही आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सर एक और मेरा प्रश्न है। जी चौहान जी बताइए। जी, मेरे एक बच्चा है करीब 17 साल का, उसके हाथ में हमेशा पसीना निकलता है। बस कितने साल? 17 साल का? जी हाँ, खाली बस एकदम भीगा भीगा, हमेशा भीगा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। हाँ चौहान जी, देखिए इसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, एक बीमारी होती है
मैंने नाम भी बोला, और हाइपर हाइड्रोसिस। इसमें क्या होता है, हाथ और पैर के तलवे में जो है पसीना बहुत होता है। इवन सर्दियों में भी वो बच्चे जो है अपने हाथ में पसीने से अपने को रोक नहीं पाते, इतना ज्यादा पसीना होता रहता है, कपड़े गीले हो जाएंगे, वो लिखते समय उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये एक तरीके का हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। इसका कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं पता कि किस वजह से होता है, इडियोपैथिक होता है जिसका वो कंडीशन होती है, वो वाली है। इसमें क्योंकि मैं चूंकि एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और इसके लिए बेस्ट होगा कि आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक को मिलिए और उसके परामर्श के अनुसार से कुछ महीने दवाइयां खिलानी पड़ेंगी। ट्रिमेंडस रिजल्ट है चौहान जी, आप बिल्कुल बच्चे को आप नॉर्मल पाएंगे, थोड़ा समय के साथ देंगे तो। डॉक्टर बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम फिर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ आते हैं। जैसा आपने कहा कि महिलाएं ज्यादा परेशान होती हैं, क्या बच्चों में भी ये उतना ही कॉमन है? बच्चों की चूंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ऑलरेडी कमजोर होती है, और ऐसे में इस डिसऑर्डर का होना कितना घातक हो सकता है? देखिए, अब जैसे मैंने बताया था अभी एक बीमारी का मैंने नाम लिया था आपका टाइप 1 डायबिटीज जी, वो बच्चों में ही बड़ा कॉमन है, और या यंग एज एडल्ट जो है उसमें कॉमन है। उसमें क्या होता है कि वो जो है हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम, जो हमारे सिस्टम जो है डिस्टर्ब होके हमारे उस जगह के जाके पैंक्रियास के जो है सेल्स को खाना शुरू करता है, जहां से पैंक्रियास में से आपका इंसुलिन बनता है, जिसकी वजह से अब वो इंसुलिन न बनने से उसको प्रॉब्लम ये होने लगती है कि उसको जीवन भर इंसुलिन देना पड़ता है, और उसका ब्लड क्योंकि हाई शुगर बढ़ा रहेगा उसको शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके के जिस भी पार्ट पे उसका अटैक होगा, तो बच्चों में भी, अब जैसे ग्रेव्स डिजीज जो होता है वो बच्चों में कॉमन है। आपका जाके कहीं न कहीं एलोपेसिया, बच्चों में भी एलोपेसिया का भी सिम्टम आ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं ऑटोइम्यून डिजीज में जा रहा है। कई ऐसी बीमारियां जो ओल्ड एज में है, तो वहां तो चलिए आपका अर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो बच्चों में गुलेन-बेरी सिंड्रोम भी, जीबी सिंड्रोम भी हो रहा है। उसमें क्या होगा, ब्रेन को इन्वॉल्व करते हुए और जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, उसमें चक्कर उक्कर भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपर न होने से, अगर बच्चों में और ओल्ड एज में, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी यहाँ कमजोर होती है, इन लोगों को सबसे ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर, कई केसेस में ये देखा गया है कि जो मरीज है वो शिकायत कर रहा है, यहाँ हम त्वचा रोगों की बात कर रहे हैं, कि त्वचा में लगातार खुजली हो रही है, और जिस भाग में खुजली हो रही है वो त्वचा से खून का रिसाव भी हो रहा है। ये क्या है? देखिए, त्वचा से खून का रिसाव होना तो कहीं न कहीं एक तो उसके साथ सिम्टम देखे जाते हैं कि किस तरह की कंडीशन है वहां पे। अगर वहां पे स्केल्स वगैरह छूट रहे हैं, अगर हम इसी से लिंक करें तो स्केल्स छूट रहे हैं, और स्केल छूटने के बाद वो खुजली से के बाद से, वहां से खुजली के बाद वहां एक रॉ जिसे सरफेस निकलने लगे, वहां से ब्लीडिंग हो, तो हो सकता है वो सोरियासिस हो। ठीक है, वो एक्जिमा में भी हो सकता है कि ड्राई एक्जिमा है और आपने ज्यादा खुजली हुई और खुजली के बाद आपने खुजला दिया, इस तरीके के हो। या कुछ ऐसे उसमें थ्रोम्बोसाइटिक पेनिया वाली भी कुछ बीमारियां होती है, जिसमें हल्का सा भी आपने कहीं न कहीं खुजला दिया और आपकी ब्लीडिंग होने लगती, क्योंकि आपका प्लेटलेट काउंट वगैरह इतना कम होता है, उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग होती। ऐसे कुछ और भी थ्रोम्बोसाइटिक पेनिक वाले जो डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी थ्रोम्बोसाइट्स बहुत कम होती है या प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, और आप कहीं भी एक चोट लगती है, कहीं भी आपका उसका खुजली भी ढंग से करते हैं तबीयत से, तो वहां से भी ब्लीडिंग होने लगती है, तो यहां तक भी जाती है। तो कहीं न कहीं वो सोरियासिस भी हो सकता है, कहीं न कहीं वो एक्जिमा भी हो सकता है, कहीं न कहीं वो थ्रोम्बोसाइटिक वाला कुछ तरीके के बड़े डिसऑर्डर भी हो सकता है। सर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जुड़े जो त्वचा रोग हैं, क्या ये किसी आयु विशेष वर्ग में ही होते हैं? देखिए, ऐसा कहना थोड़ा सा ये है कि मेन तो ये फीमेल्स में सब बड़ा कॉमन है जी। दूसरा जो है कहीं न कहीं आपका जो यंग एज है, उस यंग एज में बड़ा कॉमन होता है, बच्चों से लेके यंग एज वाले में ज्यादा कॉमन होता है, जो स्किन से संबंधित बात करते हैं। अभी मैं बात करूं इसी से स्किन संबंधित, एक विटलिगो, मैं इसको विटलिगो जिसको आम भाषा में सफेद दाग भी कहते हैं, इसको भी लोग लेके बहुत परेशान रहते हैं कि ये फूल हो गया है, सफेद कोढ़ भी बोलते हैं आम भाषा में कहीं, जबकि ये कहीं से कोई इन्फेक्शियस कुछ नहीं होता है। किसी को भी परिवार में है तो किसी को दूसरे वाले को, कभी कभी हेरिडिटी में चांसेस है, हेरिडिटी की वजह से, जीन की वजह से दूसरे में चला जाए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दूसरे को जाएगा ही। लेकिन कॉन्टेक्ट से, टच से इन्फेक्शियस कतई नहीं है। उसमें भी अब जैसे इसको मैं स्पेशली बोलूंगा इस वाले स्किन डिजीज को, क्योंकि इसको लेके भ्रांतियां लोगों में बहुत है। व्हाइट वाली जो आपके पैचेज जो हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जो मिलेनोसाइट्स होता है, हम अंग्रेज गोरे हैं, हम थोड़ा उनसे बीच में वेटिस हैं, और हमें निग्रोज की बात करें वो थोड़ा सा काले हैं। हाँ। ये तीन तरीके के जो रेंज देख रही हैं, हम तीनों का नाम लेके बोले इसलिए जिससे आप ये तीनों तरह की स्किन के रेंज एक ह्यूमन बॉडी का ही देखिए, ह्यूमन का ही देखिए, तो तीनों में एक मिलेनोसाइट जो पिगमेंट होता है, इनका जो लेवल होता है वो तीनों में डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस की वजह से गोरा, काला या गेहुआ ये तरह की कंडीशन बनती है। तो ये जो मिलेनोसाइट्स बनाने वाली जो त्वचा कोशिकाएं हैं,
इसमें ऑटो इम्यून डिजीज जब ये आपका होगा ल्यूकोडर्मा, तो ये जाके वो जो मेलेनोसाइट्स पिगमेंट बनाने वाली त्वचा है उसको खाना शुरू कर देगा। वो सोचेगा ये बाहरी है, इसी को खाना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से मेलेनोसाइट्स बनना कम हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में जहां भी वो खाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में व्हाइट पैच आ जाएगा। उसमें देखेंगे कोई खुजली नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगा, कोई उसके ऊपर आपको बस जो प्रॉब्लम आती कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आती है, देखने में गंदा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है ना जी जी। तो पहले तो आप ये जान जाइए ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी ने कुछ भी किया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि उसने कुछ किया है। जैसे कुछ लोगों को सोचते हैं कि कुछ इसके घर में कुछ इसने किया है, कुछ ऐसा बड़ा गलत सीन किया है, कुछ मतलब बहुत सी बातें हैं ये पब्लिक में मैं देखता रहता हूँ, हमारे जो लोग प्रैक्टिस में आते रहते हैं। तो इस तरीके छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज का रीजन आज तक बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। उसके लिए अब मैं यहां फिर जोड़ूंगा, ऑटो इम्यून डिजीज का रीजन जो है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आप लगातार आ रहे हैं, जैसे जो ल्यूकोडर्मा की बात करूं, कई लोग चप्पल के निशान जहां चप्पल पहनते हैं स्ट्रैप के ऊपर, स्ट्रैप के नीचे व्हाइट हो जाता है। लेडीज आती है हम लोग के यहाँ जो बिंदी लगाती हैं, जहां बिंदी लगाती है ग्लू के पास, वहां पे उनका व्हाइट हो जाता है। जहां सिंदूर लगाती है, सिंदूर वाले उस ट्रैक पे वहां व्हाइट हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये एलर्जन उनके लिए कर रहा है, ये उनको इरिटेट करके वहां पे और प्रॉन कर रहा है ऑटो इम्यून डिजीज होने के लिए, ये पर्टिकुलर इसमें। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इससे हो। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो एक आपकी जो हेरिडिटी का कॉमन कारण है, जो मैं एक पॉइंट जो चौथा है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस। आज का जो समय है और ये इसमें बहुत ज्यादा ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो सबसे ज्यादा अगर उसका रीजन अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस का मैं आप कहेंगे स्ट्रेस से क्या लेना देना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, पहले क्या आपके सामने एक शेर आके खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? दो तरीके का मोड आएगा, या तो आप लड़ लोगे, आपको लगेगा मैं इसको पटक सकता हूं, है ना, दूसरा आपको लगेगा बस भाग लो यहां से, फ्लाइट या फ्लाइट, ठीक है। दो तरीके का आपका, दो ही बॉडी का आपका मैकेनिज्म आपका काम करता है उस समय। और अगर आप उसको लगता है कि आपको भागना है या आपको लड़ना है, जो भी है, तो उसके लिए हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो जो कॉर्टिसोल वगैरह इस तरीके का जो है हार्मोन प्रॉपर आपका सिक्रेट करना शुरू कर सकते हैं। आपके बॉडी में थोड़ा सा एक्टिवनेस आएगी, आपका थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पंप आपका करना शुरू कर देगा। बस समझ रहे हैं, ये मैं आपको एक मोड बता रहा हूं कैसे आप उससे लड़ने के लिए या उससे भागने के लिए कैसे आप करते हो, और बाकी सिस्टम कहीं न कहीं शट डाउन मोड में चले जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पे उस समय वो होता है। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन एक बार अगर आपकी आई तो आपने कर लिया, लेकिन ये कंडीशन अगर आपके सामने हर मिनट, हर सेकेंड, प्रतिपल रोज बना हुआ है, तो कहीं न कहीं बॉडी आपका वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं के अंदर वो जो मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कब अटैक करना है, कब भागना है, वो इसी मोड में पर लगा है। बस यही सिस्टम जो डिरेल होता है, यही आपका कहीं न कहीं इम्पैक्ट जो है आपके इम्यून सिस्टम पे करता है। इम्यून सिस्टम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कब उसको भागना है, कब उसको अटैक करना है, ये वो क्लियर नहीं कर पाता, और इसी जो थोड़ा घबराहट या जो भी सिस्टम डिरेल होने से वो अपनी ही कोशिकाओं को खाना को शुरू कर देता है। ये देखा गया है ऑटो इम्यून डिजीज के, हर ऑटो इम्यून डिजीज पेशेंट के अगर हिस्ट्री ली जाए तो उसमें कहीं न कहीं स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी बात बिल्कुल ट्रिगर करता है और यहीं से पैदा भी करने के लिए भी ये रोल बना देता है। जी। क्या ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो किसी गंभीर बीमारी में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल जस्ट लाइक कैंसर हो गया या हार्ट डिजीजेस हो गए, के अलावा बीपी भी फैटल हो सकता है। बिल्कुल। देखिए ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जैसे हमने स्किन की बात अगर हम करें तो स्किन की आपकी खास कर ये जो दो आपके हमने सोरियासिस बात कर रहे हैं या आपका विटलिगो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा फैटल कुछ नहीं होता। इसमें केवल आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही जनरली होती है और कुछ तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, इचिंग विचिंग थोड़ा सा सिम्टम्स के साथ। लेकिन अब यही सोरियाटिक आपका अर्थराइटिस हो जाए, सोरियाटिक आपका अंगोम होने लगे, मतलब हर जगह उसका एक्सपेंशन होने लगे, स्किन वाली बात आती है। अगर हम और ऑटोइम्यून डिजीज की बात करें तो कहीं न कहीं जो गुलेन बेरी सिंड्रोम है उसमें मसल्स भी आपकी उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, आपकी ब्रेन को भी मसल्स को वो खाने लगता है, तो इस वजह से आपका कहीं न कहीं एक मोबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाएगी, आपके ब्रेन का काम करना शुरू कम होने जाएगा, तो आपका वो फैटल हो सकता है। आपका जो होशिमोटो डिजीज या जो आपका थायराइड से संबंधित वाला मैंने बोल रहे हैं, उसमें थायराइड की वो अगर वो सेल्स को खाना शुरू किया तो कहीं न कहीं अगर हम उसको थायरॉक्सिन हार्मोन के टैबलेट्स अगर साथ में नहीं लगातार चलाते हैं तो वो भी फेटल की तरफ जा सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएंगे। ये आपके कहीं ऐसा है कि जो भी है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो बड़ा कॉमन है ओल्ड एज में, कि उसमें क्या होता है कि हड्डियों की जॉइंट्स ऐसे टेढ़ी होने, एक हाथों का हाथ और कलाई और घुटनों वालों में ही सबसे ज्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है,
मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक उसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी होने लगती है हाथों में। कभी कभी किसी को देखिए तो उनकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी सी होंगी जैसे बत्तख के जो गर्दन वाला तरीके से ऐसे मुड़ने लगते हैं, ये एक डिफॉर्मिटी होने लगती है। यही अगर आपका हार्ट से उसका लिंक होने लगेगा, उसके कोलेस्ट्रॉल से लिंक होने लगेगा, मतलब क्या होगा बॉडी के, ऐसा नहीं कोई भी एक आदमी को एक ही डिजीज होती है, हो सकता है वो हाइपरटेंसिव भी हो सकता है वो डायबिटिक भी हो, समझ रहे नहीं, जो नॉर्मल उसमें अपने रूटीन में, और साथ में आपको ऑटोइम्यून डिजीज लिया है। तो ये जब वही ना करेला नीम चढ़ा, दोनों का कॉम्बिनेशन वो फेटल है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये फेटल नहीं है, इनडायरेक्टली ये फेटल हो सकता है। सर, किस तरह की जांच डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पता करने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। होता क्या है, जैसे आपको किसी को मलेरिया तो आपने मलेरिया का टेस्ट करा लिया, आपके थायराइड है तो आप थायराइड के लिए T3, T40 सच इस तरीके से, शुगर है आपने शुगर के लिए आपका उसका चेक करा लिया, शुगर का लेवल। ऐसा कोई सच कोई भी जांच जो है वो आपका ऑटो इम्यून डिजीज के लिए नहीं होता है, पहली बात। अब प्रॉब्लम क्या होती, कैसे आप इसको क्लियर करेंगे? कई बार तो सालों लग जाते हैं क्लियर करने में ही कि आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर वो सामने दिख रहा है, उस मेन इसमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो मायने रखता है, और कुछ इसके जो है जांच होते हैं जो उससे लिंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई, जैसे किसी को प्रेगनेंसी है तो आपने प्रेगनेंसी का एक टेस्ट किया, या तो यस या नो, क्लियर कट है, और तो कोई उसका नहीं है। यहाँ कोई ऐसा सच टेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से आप ऐसा क्लियर कर देंगे कि आपको ऑटोइम्यून डिजीज है या नहीं है। जिस तरह के सिम्टम्स होंगे डॉक्टर सिम्टम्स जिस भी कंडीशन में जहां पे अटैक करेगा उस तरीके से। जैसे अब इसमें कॉमन से कुछ जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे CBC है, ESR है, CRP है, यूरिन एग्जामिनेशन है, ये सब एक कॉमन जो एक रूटीन के चेकअप होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। एक ANA टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ये एक बड़ा कॉमन टेस्ट होता है जो कहीं न कहीं इसमें काम करता है। CRP, इससे जो CRP का टेस्ट भी कोई ऐसा नहीं होता कि आपने कराया ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसा नहीं है। CRP का बढ़ा होना ये बताता है कोई आपको क्रोनिक डिजीज, लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई बीमारी पड़ी हुई है, वो मे भी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन कई टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज से इसका लेवल डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से कई इम्यूनोग्लोबुलिन के इसमें टेस्ट कराए जाते हैं। तो इस तरीके के जैसे अब मान लीजिए अब किसी को अगर स्किन की बात हम करते हैं, तो जैसे हमारा सोरियासिस है, तो सोरियासिस में हमने उसके वहां के स्केल्स को लेके बायोप्सी के लिए भेज दिया, और बायोप्सी में क्लियर हो गया कि इसमें किस तरीके, या सल्ली है तो सल्ली में हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया। तो इस तरीके के इसके स्पेसिफिक अगर हम जाके थोड़ा सा क्लिनिकल और थोड़े उसके जो जनरल जो आपके टेस्ट होते हैं उनको मिलाने के बाद तब जाके डायग्नोसिस क्लियर हो पाती है कि आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज के चपेट में हैं। जी, खान पान में या अपने लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव हम करें कि ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और जो त्वचा से संबंधित रोग हैं उससे बचा जा सके? ये आपने जो सवाल किया है ये अभी कहीं न कहीं श्रोताओं के लिए सबसे बेस्ट चीज मिलने वाली है ऑटो इम्यून में, कि क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपका बहुत बड़ा डायरेक्ट रोल नहीं है कि आप इससे जो है बच सके जी। तो इसलिए आपको क्या मैनेज करें जिसकी वजह से अगर आप ऑटोइम्यून के चपेट में हैं तो उससे आप कैसे अपने को दवाइयों के अलावा आप क्या करते रहें जिसकी वजह से आप ठीक हो और आगे के लिए भी कम ठीक रहें। दूसरी चीज आप क्या करें जिससे आगे आपको ना हो, कुछ किसी को ना हो। देखिए, पहले अगर हम आहार की बात करते हैं तो आहार जो है, जो आज की डेट में जो हम केमिकल्स वाले, आपके फर्टिलाइजर्स वाले, जो इस तरीके की जो या बहुत प्रोसेस्ड या बहुत डिब्बा बंद हम लोग आज जो पैकेट वाले आइटम खाने लगे हैं, या बहुत ज्यादा ये चाइनीज वगैरह टाइप के जो आइटम खाने लगे हैं, ये सब कहीं न कहीं आपको केमिकल्स ये प्रॉन कर रहे हैं आपको ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ। तो बेहतर होगा कि आप अपने खाने पीने में तरल पदार्थ बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, ये आप इसको जरूर लीजिए मौसम के अनुरूप। बिल्कुल मौसम के अनुरूप, ये बहुत जरूरी है। मौसम के अनुरूप ये फ्रूट, सलाद और अपने वेजिटेबल्स को बढ़ाइए। सर, एक चीज और यहाँ पे आप ही की बात में मैं जोड़ना चाहूंगी, मौसम के अनुरूप के साथ साथ जो आपको लोकली मिल जाए, बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो, सीजन के हिसाब, जैसे कोई भी फल सीजन में विटामिन डी के लेवल को अपने मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप आधे घंटे कम से कम 15 मिनट जो है धूप में जरूर जाएं। विटामिन और मिनरल्स वाले जो भरपूर आपके जो भी आपके जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, जो आपके दाल है, आपके चावल हैं, जो भी इस तरीके की या कई तरीके की दाल है जो हमारे हम लोग अरहर की दाल ही अक्सर खाते पूर्वांचल के लोग, कोशिश करिए कि आप उसमें मसूर, उड़द, ये सब भी बीच बीच में मिक्स करके खाइए। सब उसमें प्रोटीन सबके अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, अलग अलग कई कई विटामिन होते हैं, तो उस तरीके से खाइए। दूसरा, पानी बार बार पीते रहिए, ज्यादा पीते रहिए, लिक्विड ज्यादा लेते रहिए, प्रोसेस्ड फूड से बचिए। साथ साथ जो है अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा घी, तेल, मसाले
मतलब ऐसा नहीं घी की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता दें, आम लोगों के लिए जरूरी जानना, देसी घी जो हमारे घर में देसी घी होता है उसको जरूर लीजिए, अपने लीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए और बूढ़े लोगों को भी खिलाइए, क्योंकि देसी घी जो होता है एक गुड फैट होता है। और अपने दाल में या रोटी में इस तरीके से जरूर 1-2 चम्मच डाल के दीजिए। गुड फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि देसी घी का सेवन तो करिए, साथ में अपने थोड़ा तेल घी मसाले वाली चीजों को कंट्रोल करके चलिए। हम आहार से अब आगे बढ़ रहे हैं, वेट न बढ़ने दीजिए। वेट की वजह से जो चांसेस हैं वो आपको, अगर आप ओबेस हो रहे हैं तो आप किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज से लेके आप बहुत सी और बीमारियों के प्रॉन होने लगते हैं। तो वेट न बढ़ने दीजिए। साथ में एक्सरसाइज 15 मिनट से लेके आधे घंटे, योग, साइकिलिंग, स्विमिंग, दौड़, वॉकिंग, जुम्बा, जो आप जिस भाषा में समझते हो, या कोई आपके स्पोर्ट्स वाले इवेंट जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, कुछ भी इस तरीके का, आधे घंटे कम से कम उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिए। बिना अगर अपने बॉडी को एक्टिव रखे आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते किसी भी बीमारी से, तो उसमें आपका ये भी एक आता है। तीसरी चीज, आप अपने खाने पीने में जो बताया मैंने केमिकल्स वाली चीजें वो बताए, फ्रेश चीजें लेने की कोशिश करिए। और अगर आपको, कुछ लोग क्या होता है इसमें, इस तरीके के ऑटोम्यून वगैरह में कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक हो जाते हैं जी। तो उस डेयरी प्रोडक्ट से अगर आप एलर्जिक हो रहे हैं तो उस डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करिए। फिश ऑयल ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। एक चीज मैं बार बार कहूंगा कि मीट जो और भी नॉनवेज आते हैं वो नॉनवेज को एक लिमिटेशन में लीजिएगा, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं जी। जो सबसे बड़ा एक, मैं अभी अब लास्ट में पॉइंट आपको, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को पे बहुत बढ़िया काम करिए। प्राणायाम, योग, ध्यान, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप कहीं न कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अपना बहुत बढ़िया वर्क करिए, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज को प्रोग्रेस करने के लिए, ट्रिगर करने। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं के साथ साथ हमारे प्रश्नों का भी उत्तर आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तनाव मुक्त जीवन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, साथ ही खान पान में थोड़ा बदलाव करके हम अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपनों के प्रति भी एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। फिलहाल हम कार्यक्रम आरोग्यम को आज यहीं समेटेंगे और अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञ के साथ फिर हाजिर होंगे। आपसे मिलने के लिए आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।